सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। संयुक्त राष्ट्र में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। अनुच्छेद 370 के मसले पर यूएन में पाकिस्तान की कोशिश नाकाम। भारत को मिला रूस, अमेरिका समेत सभी देशों का साथ। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाना आंतरिक मामला। पाकिस्तान को अमेरिका से फिर मिली निराशा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कश्मीर पर दखल देने से साफ इनकार। कहा, भारत के साथ तनाव को द्विपक्षीय तरीके से सुलझाए पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में हालात में तेजी से सुधार। जम्मू, रियासी, सांबा, कठुआ और उधमपुर में 2G इंटरनेट सेवा बहाल। सरकारी दफ्तरों में कामकाज सामान्य। सोमवार से क्षेत्रवार खोले जाएंगे स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान। पड़ोसी पहले की नीति के तहत भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूटान नरेश के साथ होगी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। कई समझौतों पर हस्ताक्षर के अलावा परियोजनाओं का प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। बाल्टिक देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत बनाने की कवायद। लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया की यात्रा पर आज रवाना होंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। कई अहम समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर एक राय बनाने की होगी कोशिश। संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर मसले पर हुई अनौपचारिक चर्चा में पाकिस्तान की कोशिश पूरी तरह विफल हो गई है। बैठक में जहां रूस, अमेरिका समेत सभी देश भारत के साथ खड़े रहे, चर्चा खत्म होने के बाद भारत ने पूरी दुनिया के सामने अपना रुख एक बार फिर साफ किया। भारत ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का आंतरिक मामला है और इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कोई सरोकार नहीं है। यूएन में भारत के प्रतिनिधि अकबरुद्दीन ने कहा कि भारत ने मजबूती से पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यह आंतरिक मामला है और इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम उन सभी समझौते पर कायम रहेंगे जो इन मुद्दों पर हमने किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर पर हुए तमाम अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सही तरीके से पालन कर रहा है। कुछ लोग अपनी विचारधारा का प्रचार करने के लिए कश्मीर में स्थिति को भयावह बताने की कोशिश कर रहे हैं। Our national position was and remains that matters related to Article 370 of the Indian Constitution are entirely an internal matter of India. These have no external ramifications. The recent decisions taken by the Government of India and our legislative bodies are intended to ensure that good governance is promoted, socio-economic development is enhanced for our people in Jammu and Kashmir and Ladakh. You are aware this morning that the Chief Secretary of the Union Territory of Jammu and Kashmir announced a whole set of measures that the government is undertaking to move towards normalcy. We are gratified that the Security Council in its close consultations appreciated these efforts, acknowledged them, and indicated that this is the direction in which they would like the international community to move. सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने सामान्य हालात के लिए कई उपायों की घोषणा की। धीरे धीरे सभी प्रतिबंध हटाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का हालिया फैसला वहां के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए है। इस दौरान अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को भारत से बात करनी है तो उससे पहले आतंकवाद को रोकना होगा। We are committed to gradually removing all restrictions. You are aware of the timetable for that. Let me also tell you, since the changes internal to India have not made any difference to our external orientation, India remains committed to ensure that the situation there
remains calm and peaceful. We are committed to all the agreements that we have signed on this issue. We note that there were some who tried to project an alarmist approach to the situation, which is far from the ground realities. Of particular concern is that one state is using terminology of jihad against and promoting violence in India, including by their leaders. Friends, violence is no solution to the problems that all of us face. We are committed to and inconsistent with our previous position that all issues between India and Pakistan, as well as India and any other country, will be resolved bilaterally, peacefully, and in a manner that behoves normal interstate relations between countries. We are saddened that terrorism is being fueled. Language and incendiary talk of jihad is being mentioned by people who should know better. All of you are understanding of the situation here. I do not need to tell you what was the outcome of the close consultations. You will yourself know about it. We stand ready to continue our efforts towards peaceful resolution of all issues in an atmosphere free of terror and violence. और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मामले पर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के जरिए तनाव कम किए जाने पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाने और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के भारत के फैसले को लेकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में हुई बैठक से पहले ट्रंप और इमरान खान ने फोन पर बातचीत की। बैठक के बाद व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव होगान गिरले ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर में हालात के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के जरिए तनाव कम करने की महत्ता बताई। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। और फिलहाल हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, संयुक्त राष्ट्र में करीब 54 साल बाद कश्मीर मसले पर बैठक बुलाई गई और भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट रूप से बता चुका है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना उसका अंदरूनी मामला है और दुनिया इसे स्वीकार कर रही है, लेकिन पाकिस्तान ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में अब कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल होती देखी है हमने? निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन साथ मिलकर सुरक्षा परिषद की बातें कर रहे थे बाहर, जिस तरह से इनफॉर्मल बैठक होती है, उस इनफॉर्मल बैठक की बातों को या तो सुरक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो बताते हैं या एक कोई प्रेस बयान जारी किया जाता है। इस तरीके से सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य बाहर आकर अपनी बात बोले, यह बताए कि सुरक्षा परिषद में ये बातें हुई, तो निश्चित तौर पे एक कहें कि चीन भी अलग थलग पड़ गया सुरक्षा परिषद की उस इनफॉर्मल बैठक में, और इसीलिए पाकिस्तान के राजदूत के साथ मिलकर उन्होंने बाहर मीडिया को संबोधित किया और अपनी जो मन की बात थी उनकी, कि अपने मन की बात उन्होंने बाहर कही। तो उसके बाद ही हमारे जो स्थायी प्रतिनिधि हैं सैयद अकबरुद्दीन, उनको बाहर आकर बताना पड़ा कि क्या स्थिति है। तो मुझे लगता है कि भारत ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया है, 15 सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं, उसमें मात्र एक अस्थायी सदस्य चीन का समर्थन मिला पाकिस्तान को, और उसके अलावा अन्य सभी सदस्य भारत का जो पक्ष है, भारत के पक्ष के साथ डटे हुए थे। यहाँ तक कि रूस के जो राजदूत हैं उन्होंने तो बैठक में जाने के पहले कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से इनफॉर्मल बातचीत होगी, लोग आपस में विचार करेंगे कि किस तरह की स्थितियां हैं। तो मुझे लगता है कि भारत ने जो अपने हिसाब से यह बताया कि LOC पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, LAC पर कोई फर्क नहीं पड़ा है,
और जो शिमला एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक यही है कि एलओसी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो निश्चित तौर पे अंदर में जो परिवर्तन हुए हैं वो भारत का आंतरिक प्रशासनिक मामला है और इससे मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र में जो पाकिस्तान की कोशिश है वो विफल हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं जम्मू कश्मीर में टेलीफोन सेवा को सुचारू करने का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में आज से मोबाइल सेवा बहाल हो गई है। कई हिस्सों में आज सुबह से 2G इंटरनेट सर्विस शुरू कर दी गई है। शुरुआत में जम्मू, रियासी, सांबा, कठुआ और उधमपुर के इलाकों में मोबाइल सेवा ने काम करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार घाटी में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों की ओर से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके आतंकी गतिविधियों के अंजाम दिए जाने के खतरे के मद्देनजर ये पाबंदी लगाई गई थी। वहीं जम्मू कश्मीर के सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज सामान्य रूप से किया जा रहा है। साथ ही सोमवार से क्षेत्रवार स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी खुलने शुरू हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने कल राज्य की स्थिति को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 22 में से 12 जिलों में कामकाज सामान्य रूप से हो रहा है, जबकि 5 जिलों में सीमित पाबंदियां जारी हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा निरस्त करने के बाद से लगाई गई पाबंदियों से हिंसा की घटनाओं को रोकने में मदद मिली है। Steps were taken that there was no shortage of essential supplies. Medical facilities and hospitals continued to function. Electricity, water supply and sanitation services are maintained. Pilgrims going on Hajj and returning from Hajj were specifically facilitated, and people associated with providing all these services have free movement. Periodically, there were relaxations in some of these restrictions to enable people to come out for their daily requirements. मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि इस बात के पक्के सुराग हैं कि आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जम्मू कश्मीर में हमलों की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पार से होने वाली आतंकी वारदातों की रोकथाम के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाना जरूरी हो गया था। The measures put in place have ensured that there has been not a single loss of life. I repeat, there has not been a single loss of life or serious injuries to anyone during the course of maintaining peace and order. We have prevented any loss of human life despite concerted efforts by terrorist organizations, radical groups, and continuing efforts by Pakistan to destabilize the situation. Keeping in view the evolving situation, as well as the cooperation of the people in maintaining peace, we are now taking measures to ease the restrictions in a gradual, calibrated manner. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को समावेशी भारत सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया प्रमुख कदम बताया है। उपराष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक लेख लिखा है। अपने लेख में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़े फैसले के बाद देश भर में इसी पर चर्चा हो रही है और ज्यादातर लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। लेख के अनुसार लोगों का मानना है कि इस फैसले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि मामला राष्ट्रहित से जुड़ा है। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले के खिलाफ बोलने से पहले ये समझना चाहिए कि ये महज एक अस्थायी और अव्यवस्था परिवर्तनकालीन व्यवस्था ही थी और इसे स्थायी करने का कोई भी प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान के 21 विभाग के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और ये काम 1947 में महाराजा हरि सिंह के द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने के बाद किया गया था, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस फैसले से सहमत नहीं थे। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि अनुच्छेद 370 का जम्मू कश्मीर के लोगों को वो फायदा नहीं मिला जिस सोच के साथ इसे लागू किया गया था, बल्कि इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हुए अलगाववादियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों और देश के बाकी हिस्सों के लोगों के बीच दूरी बनाने का काम किया। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले से जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा, राज्य में विकास से जुड़े कामों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय युवाओं के बेहतर भविष्य बनाने के लिए भी मौके मिलेंगे। उन्होंने लिखा है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने का फैसला राष्ट्रीय मुद्दा है जो देश की रक्षा, सुरक्षा, एकता और न्याय से जुड़ा है।
9 दिन का राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव आज से लद्दाख के लेह में शुरू होगा। इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक करेंगे। महोत्सव में लद्दाखी कारीगरों के साथ 20 राज्यों के कुल 160 जनजातीय कारीगर पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करेंगे। वहीं भूटान के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की यात्रा पर थिम्फू रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिनों की यात्रा के दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे और नए प्रोजेक्ट के उद्घाटन किए जाएंगे। भारत और चीन के बीच स्थित भूटान रणनीतिक रूप से काफी अहम है और इसे एशिया में शांति का एक अहम किरदार भी माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर भूटान के लिए रवाना हो रहे हैं। सबसे पहले उनकी मुलाकात भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से होगी। बाद में वे भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग से मिलेंगे, जहां प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच 10 अहम समझौते होने की उम्मीद है। साथ ही 5 नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट में रूपे और भीम ऐप के लॉन्च के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग शामिल होंगे। Formal inauguration of the Mangdechu hydroelectric power project. 720 megawatts, 4 units, 3 of which have already been commissioned at a cost of about 5,012 crores. It is actually the most cost-effective hydro project in South Asia. It's on 70% loan and 30% grant. And we will also be signing the Mangdechu hydroelectric power project power purchase agreement. जल विद्युत प्रोजेक्ट भारत और भूटान के आर्थिक संबंधों की धुरी है, लेकिन भारत की कोशिश है कि इसे अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया जाए। इसके लिए भारत की तरफ से भूटान को विकास कार्यक्रमों के लिए पंचवर्षीय योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की सहायता के अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए की सहायता भूटान को भारत में निर्यात करने लायक उपक्रम के लिए दी जाएगी। This is a special package that we intend to give Bhutan to encourage Bhutanese exporters to export more to India, because our objective is to diversify the relationship from simply being based on hydropower cooperation to other areas where we want to cooperate or collaborate with Bhutan. So this is a special focus and a special package being given in this 5-year plan only as trade support for companies and producers and manufacturers to incentivize them to export more to India. भारत के प्रयासों की वजह से भूटान गरीब देशों की सूची से निकलकर मध्यम आय वर्ग में आने वाला है। भूटान ने भारत को दुनिया के हर मंच पर समर्थन दिया है। हाल में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 में बदलाव के बाद के कदम को भी भूटान ने सही ठहराते हुए इसे भारत का अंदरूनी मामला बताया है। Bhutan has fully supported India in the reorganization of Jammu and Kashmir. In fact, they have recognized that this is purely an internal matter of India. In fact, they have lauded it as a very bold, courageous and forward-looking step that will ensure the socio-economic development of Jammu and Kashmir, as also bring peace, progress and prosperity to the Union Territory. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान सीमा से संबंधित मुद्दों पर भी बातचीत होगी। रक्षा संबंध भी बातचीत के मुद्दों में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थिम्पू के रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। भारत और भूटान के संबंधों का महत्व इसी बात से पता चलता है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो अपनी पहली विदेश यात्रा पर वे भूटान गए और 2019 में जब वे दोबारा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पहली विदेश यात्रा पर भूटान भेजा। और अब जब 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भूटान जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे अभी जो क्षेत्रीय राजनीति चल रही है उसमें भूटान की उपयोगिता किस तरह से होगी, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के राजनेताओं से विचार करेंगे। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका भूटान दौरा भरोसेमंद पड़ोसी के साथ बड़े महत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि वो इस दौरान कई तरह के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं बाल्टिक देशों के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करने के लिहाज से उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया की यात्रा पर रवाना होंगे। 6 दिनों की उनकी यात्रा के दौरान इन तीनों देशों के साथ कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे और दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर एक राय बनाने के प्रयास किए जाएंगे।
ये तीनों देश एक समय सोवियत संघ के हिस्से थे, जो बाद में विखंडन के बाद स्वतंत्र देश बने। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 21 अगस्त तक लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के दौरों पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की यात्रा में इन तीनों देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास होंगे और उच्च तकनीक में इनकी क्षमता का उपयोग करने को लेकर समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। Baltic countries have historical connect and it is generally accepted that there are common linguistic roots notwithstanding the distance. This is sensed a lot in the Baltic countries. They feel that with Sanskrit and other aspects of Indian culture, there is a kind of closeness which need to be nurtured and taken forward. The cutting edge technology and innovation ecosystems of the Baltic countries also complement India's huge market and appetite for these kind of technologies. भारत और इन तीनों बाल्टिक देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध भी काफ़ी गहरे हैं। खासकर बाल्टिक देशों की भाषा में संस्कृत के शब्दों के उपयोग होते हैं, जो भारत के साथ इनके पुराने संबंधों के परिचायक हैं। भारत के रणनीतिक एजेंडा के भी ये देश काफ़ी करीब हैं। इनके साथ आने से भारत और यूरोप के संबंधों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। They are supportive of this India's claim to a permanent membership of UNSC. On terrorism also, I think they have been very, very understanding, and post Pulwama also they have been extremely responsive. So I think there is very common ground with these countries. But you're also aware that they are a part of the larger European space as well. So when we work with these countries, we also get the opportunity to work with these friends as within the European space. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू लाटविया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इन तीनों देशों में वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे इन देशों में बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। राजधानी दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मेडिकल कॉलेज को अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि के मौके पर कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसका ऐलान किया। राजधानी दिल्ली का जाना माना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जहां दिल्ली ही नहीं देश के हर कोने से लोग अपना इलाज करवाने आते हैं, अब उसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पोलियो को दिल्ली से खत्म करने में उनका पूरा साथ दिया था। जो आपकी प्रोफेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको गहराई और गंभीरता के साथ महसूस करके अटल जी के और नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बनाने में कंट्रीब्यूट करें। मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम है उसमें अपने जीवन के लिए इसी तरह का कोई एक नया सपना पाल कर यहाँ से जाने का और उसी सपने को साकार करने के लिए नई ऊर्जा के साथ नया संकल्प लेकर जाने की आवश्यकता है। अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान में 100 MBBS की सीटें दी गई हैं। इसके साथ ही नई रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल में 827 कमरे भी बनाए जाएंगे। आने वाले समय में इसमें 2 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जोड़ने वाले हैं, एक यहाँ पर, एक फेज़ 2 में, दूसरे जगह पर 1500 से और 3000 तक इसकी कैपेसिटी होने वाली है बेड्स की। 22 ऑपरेशन थिएटर से कितने 52 ऑपरेशन थिएटर होने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए नया 800 से ज़्यादा बच्चों के लिए हॉस्टल बनने वाला है। तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सारी हमारा जो ये मेडिकल कॉलेज है, ये अटल जी के व्यक्तित्व के अनुरूप होना चाहिए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने MBBS के छात्रों से मुलाकात की और उन्हें उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात करेंगे बाढ़ और बारिश से जुड़ी खबरों की। कर्नाटक में बाढ़ से जुड़ी घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। वहीं राज्य में राहत और पुनर्वास का काम जारी है। बाढ़ की वजह से अब भी 14 लोगों को लापता बताया जा रहा है। 7 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है।
राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे बाढ़ और बारिश से प्रभावित राज्य की मदद के लिए तत्काल कोष जारी करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र की टीम जल्द ही बाढ़ से हुई क्षति का मुआयना करने जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुमान के अनुसार बाढ़ से 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं केरल में दक्षिण पश्चिमी मानसून के कमजोर पड़ने से लगातार बाढ़ से प्रभावित लोगों को कुछ राहत मिली है। केरल में बाढ़ की घटना से मृतकों का आंकड़ा 111 हो गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि 31 लोग अभी भी लापता है और 1 लाख से अधिक लोग शिविरों में शरण लिए हुए हैं। मौसम विभाग ने इडुक्की जिले में मध्यम बारिश की संभावना जाहिर की है। 13 जिलों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। बाढ़ पीड़ित राज्यों में एक तरफ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान राहत और बचाव के काम में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जानलेवा मुश्किल घड़ी से लोगों को बाहर निकालने के लिए उन्हें हमदर्द साथी माना जा रहा है। गुजरात में बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव दल की बहादुरी से प्रभावित होकर वडोदरा की जिला कलेक्टर शालिनी अग्रवाल ने कल एनडीआरएफ के जवानों को भाई मानकर उन्हें राखी बांधी। लोगों के लिए जवानों के काम और उनकी भावना को देखते हुए जिला कलेक्टर ने एनडीआरएफ के जवानों के प्रयासों को सराहा और बाढ़ प्रभावित जिले वडोदरा समेत गुजरात के अन्य हिस्सों में बचाव अभियान चलाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रथम पुण्यतिथि पर कल राजधानी दिल्ली में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। अटल काव्यांजलि नाम से आयोजित इस कवि सम्मेलन में कविता प्रेमियों सहित देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत के कई जाने माने लोग उपस्थित थे। प्रखर राजनेता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ एक ओजस्वी वक्ता थे बल्कि कवि सम्मेलनों में अपनी कविताओं से भी समा बांध देते थे। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं अटल जी की कुछ कविताओं के साथ। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। क्या बात है, वाह वाह वाह। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं। मध्य मेरे जो भी आएगा स्वयं बर्बाद होगा। युद्ध मेरा खुद से है, मैं स्वयं से हारा हुआ हूँ। युद्ध मेरा खुद से है, मैं स्वयं से हारा हुआ हूँ। विष पिया अपमान का यूं ही नहीं खारा हुआ हूँ। गिनतियों में सांस ली थी, हर पहर कुचला गया था। अब नहीं चिंता मुझे कुछ मृत पड़े इस प्राण की। अब मशाले जल चुकी है निज मनुष्य के मान की। अब मशाले जल चुकी है निज मनुष्य के मान की।